हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आज रिचुअल सर्कमसिजन के ऊपर अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं मदर्स की कि सर हमें अपने बच्चे का सर्कमसिजन कराना है, जिसको हम लोग सुन्नत भी या खतना बोलते हैं। तो हमें किस मेथड से कराना चाहिए, सर्जिकल कराना चाहिए या क्लैम्प? अब बहुत सी टेक्निक्स अवेलेबल हो गई हैं। और मैंने जब यूट्यूब पे ढूंढा तो मुझे बहुत कम वीडियोस मिले। इनफैक्ट कोई वीडियो नहीं मिला जो कि इस तरीके को बताए कि हमें कौन सा तरीका चुनना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग रिचुअल सर्कमसिजन के बारे में बात करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस आ सके। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिचुअल सर्कमसिजन। रिचुअल मतलब जो रिवाज एक है, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यूज़ में और मुस्लिम्स में ये रिचुअल सर्कमसिजन किए जाते हैं। और ख़ास तौर पे आज मेरा जो वीडियो जो है वो फोकस्ड इस फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, फीमेल्स, बच्चों के लिए है, मदर्स के लिए है, क्योंकि बहुत क्वेरीज मेरे पास आती हैं। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि ये रिचुअल सर्कमसिजन का अभी हम लोग आज फाइमोसिस या जो मेडिकल रीजंस फॉर सर्कमसिजन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज मैं प्योरली रिचुअल सर्कमसिजन, जो कि आम जबान में खतना होना बोलते हैं या इसको सुन्नत भी बोलते हैं, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल आता है कि हमें ये कब कराना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही आपका बच्चा हफ्ते 10 दिन का हो जाए, आपको प्रेफरेबली एक महीने से पहले इस सर्कमसिजन को लड़कों में हो जाना चाहिए। जब मैं सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा था तो वहाँ पर जब भी लड़के पैदा होते थे तो यूजुअली डिस्चार्ज से पहले 3-4 दिन में ही वो लोग सर्कमसिजन करके हम लोग बच्चों को डिस्चार्ज किया करते थे। ये मेरे ख्याल से सेफेस्ट पीरियड होता है। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होने लगता है, फिर वो जैसे 3-4 महीने पे बच्चा आपका करवट लेने लगेगा, 6 महीने पे बैठने लगेगा, 1 महीने पे वो चलने लगेगा, तो जाहिर सी बात है फिर सर्कमसिजन को मैनेज करना इतना आसान नहीं रह जाता और बच्चे के फिर इसमें इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो पहला तो ये है कि जो जो अप्रोप्रिएट एज है वो विद इन 1 मंथ अगर आप करा लेंगे तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम। इसके बाद ये देखा गया कि अगर आप लोग डिले कर देते हैं, 3-4 महीने अगर टल गया तो फिर वो टलता रहता है, फिर बच्चा 4 साल का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, कभी कभी 10-11 साल के बच्चे भी मेरे पास आते हैं, क्योंकि फिर वो कभी छुट्टी में कराएंगे, फिर कभी मौसम अच्छा नहीं है, इस तरह से फिर वो टलता रहता है और बच्चा भी डरने लगता है और पेरेंट्स भी काफ़ी अप्रीहेंसिव होते हैं, तो फिर वो टलता चला जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग ये बताएंगे कि अगर हम लोग 1 साल से कम के बच्चे में जब सर्कमसिजन करते हैं तो वो सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, और जिसमें हम लोग रिंग ब्लॉक करके लोकल एनेस्थीसिया लिग्नोकेन का इंजेक्शन दे के बच्चे का सर्कमसिजन सर्जरी से ही करवाते हैं, सर्जन हमारे यहाँ करते हैं। और अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा होता है तो वहाँ पर हम लोग फिर बच्चे को सीडेट भी करते हैं, जिसमें कि एक हम लोग एनेस्थेटिस्ट को भी कॉल करते हैं और एनेस्थीसिया और सर्जिकल की टीम मिलके दोनों इनको बच्चे को सर्कमसिजन हम लोग करते हैं। अब एक आता है कि एक ज़माने से क्योंकि एक सबसे पुरानी सर्जरी है जो एक ज़माने से चलती चली आ रही है। पहले इस सर्जरी को जर्राह या नाई लोग इसको परफॉर्म करते थे। अभी भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा है या जो जहाँ पर नॉलेज की कमी है वहाँ पर अभी भी लोग नाइयों से प्रेफर करते हैं। बट इसको मैं यहाँ पर स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहता हूँ कि सर्कमसिजन को नाइयों से ना कराइए, क्योंकि एक तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। दूसरी बात यह है कि उनके जो जो रेजर या ब्लेड जिससे वो करते हैं वो अनस्टरलाइज होते हैं, जिससे तमाम तरह के इन्फेक्शन ट्रांसमिट, जो मतलब खतरनाक इन्फेक्शन, आप हेपेटाइटिस बी ले लीजिए, हेपेटाइटिस सी ले लीजिए या एड्स ले लीजिए, ये सारे इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है। तो ये तो मैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा कि भाई प्लीज़ अपने हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स के ज़रिए ही अपने बच्चे का सर्कमसिजन कराएं और ये नाई या जर्राह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मेरे पास अक्सर आते हैं जिनके इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। प्रीप्यूस कभी कभी मतलब ग्लांस के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, कट जाता है और एक्सीडेंट्स लेके वो हम लोग के पास आते हैं, फिर उनको ट्रीटमेंट करना वाकई हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब आता है कि हमें जो नए नए तरीके आ गए हैं कि क्लैम्प्स आ गए हैं, जैसे गोंको क्लैम्प्स आ गया है, रिंग्स आ गई हैं, रिंग मेथड से करेंगे। हमारे पास यही मदर्स का आता है, खासतौर पर जो हाईली एजुकेटेड मदर्स हैं उनका जो क्वेरीज रहती है कि साहब आप रिंग मेथड से करेंगे कि क्लैम्प मेथड से करेंगे या सर्जिकल टेक्निक से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताना चाहूँगा कि हम लोग मेरा सजेशन ये है कि स्टिल आई गो विद द सर्जिकल टेक्निक, सर्जन्स के जरिए कराएं, क्योंकि प्रोसेस वही है। चाहे आप उसमें रिंग लगाएं, चाहे आप उसमें क्लैम्प लगाएं, अल्टीमेटली स्किन को आपको काटना ही है। तो इट इज़ बेटर कि वो डायरेक्ट सुपरविजन में सर्जन के कटे। स्टिचेस यूजुअली जो लगते भी हैं 2-4 वो एब्जॉर्बेबल होते हैं और वो बाद में उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और विद इन बच्चा हमारे यहाँ डायपर पहन के ही आता है, सर्कमसिजन के बाद भी डायपर पहन के जाता है और एक हफ्ते में प्रॉपर हीलिंग हो जाती है और बच्चा खेलना कूदना नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल क्लियर मैसेज मेरा है कि आप लोग बच्चे को सर्कमसिजन एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रेफरेबली विद इन 1 मंथ करा लीजिए। अगर डिले हो गया है तब भी 3-4 महीने इज अ प्रॉपर एज। फिर अगर डिले हो गया है, मान लीजिए अब 3-4 साल का हो गया, तो फिर आप कभी भी करा सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस पे है कि बच्चे का छुट्टी कब होगी, स्कूल कब होगा। वैसे जहाँ तक मैं बता दूं कि इसमें टाइम नहीं लगता। लोगों को लगता है कि साहब गर्मी में नहीं कराना चाहिए और बच्चा खेलेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। सर्जिकल टेक्निक से जो आजकल हम लोग कर रहे हैं उसमें विद इन 1 वीक चाहे कितना बड़ा बच्चा हो आराम से हीलिंग हो जाती है और बच्चा आराम से खेलता हो जाता है। बट इसमें स्टिचेस जो आते हैं वो 2 या 3 होते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं। इससे पहले मैं जो बच्चों की जो टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, कि उसमें हम लोग बच्चे का ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये एक रूटीनली सब बच्चों का हम लोग करा लेते हैं। बच्चे को जॉन्डिस नहीं, अगर जैसे न्यू बॉर्न पीरियड में अक्सर बच्चों को जॉन्डिस होती है तो हम लोग जॉन्डिस वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो हम लोग इसको कर लेते हैं। आमतौर पे इन्फेक्शन रेट मैं अपने हॉस्पिटल का अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट 0 है। किसी भी बच्चे को आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, सबकी हीलिंग परफेक्ट हो जाती है। एक जो हम लोग में कंसेप्ट है कि साहब पेनिस का शेप, जिसको आप कह सकते हैं कि जो कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम नाई से इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि सर्जन से हमें कराने में बच्चे के ग्लांस का वो शेप नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर मैंने कहना चाहूँगा कि अगर जो लोग ट्रेंड हैं सर्जरी में, जो सर्जन सर्कमसिजन ऑलरेडी करते रहते हैं, तो वहाँ पर इसमें इसकी प्रॉब्लम नहीं आती है, शेप की है इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप किसी नए बंदे से कराएंगे जिसको अभी सर्कमसिजन का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो कभी कभी वहाँ पर मेरे पास आते हैं जहाँ पर फोरेस्किन ज़्यादा छूट जाती है, तो उसको फिर हम लोग को कभी कभी रीसर्कमसिजन कराना पड़ता है। बट स्टिल आई से कि ये जो क्लैंप मेथड है, रिंग मेथड है, ये अभी भी मतलब बहुत दिल्ली और एनसीआर के रीजन में मैं समझता हूँ कि काफ़ी सर्जन्स कर रहे हैं इसको। बट फॉर माई पर्सनल ओपिनियन अगर आप लेंगे तो मैं सर्जिकल तरीके से प्रेफर करता हूँ, क्योंकि काटपीट उतनी ही होनी है, ब्लड लॉस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और हिमोस्टेसिस और कॉम्प्लिकेशंस हमारे भी सर्जिकल में ऑलमोस्ट नील के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये रिचुअल सर्कमसिजन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो केसेस हम लोग करते हैं वो फाइमोसिस के केसेस में करते हैं, प्रोस्टोबेलेनाइटिस के केसेस में हम लोग ऑपरेट करते हैं। बट उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मैं अपना डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा उसमें, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स में अगर फाइमोसिस है तो हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि उसमें पार्शियल सर्कमसिजन किया जाए। अगर उसका काम चल सकता है तो फुल सर्कमसिजन कभी कभी नहीं भी करते हैं। अब आते हैं कि भाई एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम सर्कमसिजन करते हैं। तो एक तो इसमें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का ऑलमोस्ट 35 to 40%, चाहे आपको HPV ले लीजिए या हैप्पी सिम्प्लेक्स वायरस ले लीजिए, सर्कमसाइज्ड जो मेल्स हैं उसमें देखा गया कि इस तरह के इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन 35% कम हो जाता है। और प्रीप्यूस के नीचे जो स्मेग्मा वगैरह फंस जाता है वो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो स्मेग्मा की वजह से जेनेटल कैंसर्स हो जाते हैं, तो वो भी कैंसर्स की भी इंसिडेंस कम देखी गई है। तो इसलिए रिचुअल सर्कमसिजन जो है वो एक तो रूटीन है, वो आपको करना ही करना है, बट इसके मेडिकल एडवांटेजेस भी हैं जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें शेयर कीजिए ताकि उन लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और वो लोग जराह से बचें और नाइयों से सर्कमसिजन ना कराएं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।